Welcome back everyone to another important video of jurisprudence question answer series। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं पूछा ही जाएगा, ये ज़्यादातर चांसेस है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ सर हेनरी मेन, ज़्यादातर चांस है कि लॉन्ग में आएगा। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको दे दिए, तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट। सर हेनरी मेन born in 1822 in Kelso, UK. He was an eminent jurist from Historical School of Jurisprudence। सबसे पहले जब हम आंसर लिखेंगे तो उसमें सर हेनरी मैन के बारे में बता देंगे। तो ये बता देंगे कि हेनरी मैन केल्सो केल्सो यूके उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे और वो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के एक जाने माने जूरिस्ट हैं थे। He started his career as professor of civil law in the University of Cambridge. He was the law member in the Council of Governor General of India. He is famous for his book Ancient Law। तो ये पॉइंट्स हम लोग सर हेनरी मैन के बारे में लिख देंगे। उसके बाद उनकी कंट्रीब्यूशन, जो मेन क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम लोग। थ्रू हिज कंपेरेटिव रिसर्चेस Main came to the conclusion that the development of law and other social institutions has been more or less on the identical pattern in almost all ancient societies। तो हेनरी मेन ने कंपेरेटिव रिसर्च करी काफ़ी सारी सोसाइटीज़, एंशियंट सोसाइटीज़ की। तो उन्होंने ये पाया कि ज़्यादातर सभी जितनी भी एंशियंट सोसाइटीज़ रही हैं उनमें जो लॉ डेवलप हुआ है वो काफ़ी हद तक एक आइडेंटिकल, एक सेम पैटर्न में डेवलप हुआ है। तो उन्होंने उसी पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है। तो अब हेनरी मैन ये पैटर्न बताते हुए स्टैटिक और प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ के बारे में बताएंगे। तो स्टैटिक और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के बारे में हम लोग क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ लेंगे। अभी हम लोग उस आइडेंटिकल पैटर्न के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ लॉज इन स्टैटिक सोसाइटी फ्रॉम स्टेटस। तो स्टैटिक सोसाइटी में एक मैं आइडिया देता हूँ। स्टैटिक सोसाइटी वो होती है जो शुरुआती जो लॉ के 4 स्टेजेस होते हैं वहाँ तक डेवलप होती है, उसके आगे डेवलप नहीं होती, वो स्टैटिक सोसाइटीज़ होती हैं। फिर जो वो 4 स्टेजेस के बाद 3 और स्टेजेस डेवलप हो जाती हैं, वो सोसाइटीज़ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो जाती है। तो यहाँ जब भी स्टैटिक सोसाइटी यूज़ होगा यानी कि जहाँ पे भी लॉ जो है वो खाली 4 स्टेजेस तक डेवलप हो पाया। अब वो जो 7 स्टेजेस हैं वो हम लोग क्वेश्चन के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ लॉज इन स्टैटिक सोसाइटीज़ फ्रॉम स्टेटस। पहली जो पैटर्न होता है उसकी जो पहली शुरुआत होती है वो ऐसे होती है कि लॉ जो स्टैटिक सोसाइटी में डेवलप होता है वो स्टेटस के बेसिस पे होता है। अकॉर्डिंग टू मेन, पेटर फैमिलीज कॉन्स्टिट्यूटेड द लोएस्ट फैमिलीज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिटीज वेयर इन द एल्डेस्ट मेल पेरेंट डोमिनेटेड द एंटायर फैमिली। जब पैटर्नल फैमिलीज बोला है वो उसी को यहाँ पे मेन जो है पेटर फैमिलियास कह रहे हैं, जो कि प्रिमिटिव सोसाइटी यानी जो एंशियंट कम्युनिटीज़ थी उनका सबसे लोएस्ट यूनिट होता था। जो जहाँ पे यानी कि एक फैमिली की बात हो रही है, लोएस्ट यूनिट यानी कि एक कम्युनिटी का सबसे लोएस्ट यूनिट फैमिली होता है। तो वो फैमिली जो पेटर फैमिली होती है, जहाँ पे क्या होता था, जो एल्डेस्ट मेल पेरेंट होता था वो सोसाइटी को जो पूरी फैमिली थी उसको डोमिनेट करता था। एवरी वन वॉज सपोज टू फॉलो लॉ ऑफ द फैमिली। तो जो एल्डेस्ट मेल का कमांड रहता था वही लॉ ऑफ फैमिली बनता था, वही सब लोग फॉलो करते थे। देयर वॉज हाउएवर some communities which follow matriarchal pattern in which the eldest female manages all affairs of the family। तो कुछ ऐसे भी थी जहाँ पे मैटरनल पैटर्न चलता था, यानी कि जो फीमेल होती थी एल्डेस्ट वो फैमिली के सारे अफेयर देखती थी। तो कुल मिला के इनमें सब में जो था सबसे कम जो था वो फैमिली वाला सबसे यूनिट होता था, लोएस्ट यूनिट एक कम्युनिटी का। In both the patterns, the law of the person was to be determined on the basis of his or her status. Thus, slave, servant, child, wife, etc. symbolize as statutes। तो ध्यान से समझिएगा कि इन दोनों ही जब हम लोग देख रहे हैं कि पैटर्नल फैमिली या मैटरनल फैमिली कुछ भी हो, तो यहाँ पे जो भी
जो भी स्टेटस होता था पर्सन का उस फैमिली में, उस हिसाब से उसके ऊपर एक लॉ होता था, यानी वो एक खुद ही एक अपना जो उसका स्टेटस था वो खुद ही एक लॉ सिम्बलाइज करता था। यानी कि एक स्लेव है वो एक अलग लॉ फॉलो करे, एक सर्वेंट है उसका एक अलग लॉ है, अपने जैसा स्टेटस होता है, चाइल्ड का, एक वाइफ का, सबके लिए अपने स्टेटस के हिसाब से लॉ बने हुए थे एक फैमिली सिस्टम में। तो ये बताया गया सबसे पहली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अ फ्यू फैमिलीज टेकन टुगेदर फॉर्म्ड अ फैमिली ग्रुप। तो फिर इनमें से कुछ फैमिलीज एक साथ आई, उन्होंने फैमिली ग्रुप फॉर्म कर लिए। एन एग्रेशन ऑफ फैमिली कॉन्स्टिट्यूटेड जेंस। और जब बहुत सारी फैमिली साथ में आई तो जेंस फॉर्म हो गए, विच इन टर्न लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स। तो और ज़्यादा फैमिलीज और जेंस सब मिलके साथ हो गए तो ट्राइब फॉर्म हो गई, और भी बड़ा ग्रुप फॉर्म हो गया। अ कलेक्शन ऑफ ट्राइब फॉर्म कम्युनिटीज़। तो ऐसे करके डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ जो भी डेवलपमेंट हुआ इन सभी जितने भी ग्रुप्स हो, ट्राइब्स हो, जेंस हो, कम्युनिटीज हो, सब में ही एक तरह से जो स्टेटस होता था उसके बेसिस पे लॉ बनता था। दूसरी दूसरी देखते हैं पैटर्न में क्या हुआ था। मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। Paternal families withered away and now rights and obligations were dependent on individual contracts and free negotiation between persons. तो फिर क्या हुआ, थोड़े समय बाद जब स्टैटिक सोसाइटीज़ के बाद जब प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ फॉर्म हुई, यानी कि जो फोर्थ स्टेज से भी ऊपर डेवलप हो गई सोसाइटीज़, तब क्या हुआ कि लोग जो थे वो सब अलग अलग धंधा करने जाने लगे, अपना काम पे जाने लगे, अलग अलग जगह पे जाने लगे। तो फैमिली जो थी वो ख़त्म हो गई एक तरह से, जो पैटर्नल फैमिलीज़ थी। और अब क्या था कि जो राइट और ऑब्लिगेशंस किसी इंडिविजुअल के थे वो अब ज़्यादातर डिपेंड होने लगे कॉन्ट्रैक्ट्स में और नेगोशिएशन में, जो कि वो दूसरे लोगों के साथ करता था। अब फैमिली पे डिपेंड नहीं होता था उसकी, अब क्योंकि वो बाहर जाने लगे थे, सब बिजनेस करने लगे, जॉब्स करने लगे, तो सब चीज़ें डिपेंड होने लगी कि आपने दूसरे पर्सन से कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया हो। दिस लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली सिस्टम। इसके साथ ही फैमिली सिस्टम खत्म हो गया। एन इमर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। और लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस बनने लगे। इंडिविजुअल्स कुड टेक फाइनल डिसीजन देमसेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन हेडमैन ऑफ फैमिली। उसके बाद तीसरी जो होता है स्टेज वो क्या होता है, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स टू स्टेटस ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। New problems such as unemployment, hunger, ignorance, disease, etc. give rise to inequality between individuals and groups. तो फिर क्या होता है कि तीसरे जो पैटर्न का जो लास्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि सब कुछ वापस से जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन लोग फॉर्म कर रहे थे वो वापस से स्टेटस में कन्वर्ट होने लगा। कैसे होने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से नई नई तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, डिसीजेस, जिसकी वजह से लोगों के बीच में इनइक्वालिटी हो गई। अब कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर करके जो है कुछ लोग अमीर हो गए ज़्यादा, कुछ बेचारे गरीब हो गए, और जिसकी वजह से इनइक्वालिटी होने की वजह से लोग परेशान होने लगे। इट वॉज रियलाइज दैट आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पावरफुल कैपिटलिस्ट एंड स्टार्विंग लेबर क्लास लेड टू कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग इन टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। तो ये समझ में आया, ये सबको रियलाइज़ हो गया कि जो ये फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला जो आइडिया था कि एक पावरफुल कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था खुलेआम, उसकी वजह से जो क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा वर्कर का, बहुत ही बुरे रिजल्ट आने लगे। दिस सिचुएशन लेड टू डिक्रीज ऑफ इंडिविजुअल पावर एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो जिस वजह से इंडिविजुअल पावर ख़त्म होने लगी और ट्रेड यूनियंस लोगों ने फॉर्म करना शुरू किया। Role of state also increased in individual activities through several labor welfare legislation like minimum wages act etc. तो स्टेट का भी रोल बढ़ने लगा इंडिविजुअल की एक्टिविटी में, क्योंकि स्टेट ने बहुत सारे लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन पास किए, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वगैरह वगैरह। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि जब लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से
किए गए कि इस तरह से फॉर्म हुए कि लोगों ने के बीच में इनक्वालिटी फॉर्म हो गई अर्बनाइजेशन होने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से। कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए। तो फिर लोगों ने फिर यूनियन फॉर्म किया, क्योंकि इंडिविजुअल अब उनके पास पावर ज़्यादा बची थी नहीं। तो यूनियन फॉर्म किया। अब यूनियन फॉर्म किया तो वापस स्टेटस वाली बात आ गई, क्योंकि अब यूनियन का एक लीडर होगा, फिर उस हिसाब से काम होता है। तो यानी कि वापस से स्टेटस वाला ट्रेंड वापस आ गया, और इसमें स्टेट का भी रोल बढ़ गया। स्टेट ने भी बहुत सारे लेबर लेजिस्लेशन पास किए। मेन हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू एक्सप्लेन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन सोसाइटीज़। तो यहाँ तक हम लोगों ने आंसर जो था वो लिख दिया है। अब हम लोग प्रोग्रेसिव और स्टैटिक सोसाइटीज़ में जो स्टेजेस का डिफरेंस हो जाता है वो समझ लेते हैं। तो मेन ने क्या समझाई है स्टेजेस। इन स्टैटिक सोसाइटी लॉ इज डेवलप्ड टू 4 स्टेजेस। डिवाइन लॉ, इन द बिगनिंग लॉ वॉज मेड बाई द कमांड ऑफ रूलर्स एक्टिंग अंडर डिवाइन स्टेज। तो स्टैटिक सोसाइटीज़ में पहला जो स्टेज होता है वो डिवाइन लॉ, यानी कि जो कमांड होते, जो रूलर्स होते हैं, जो कि डिवाइन इंस्पिरेशन में काम कर रहे होते हैं, दैविक ज्ञान की वजह से वो जो है कमांड दे रहे होते हैं, उससे लॉ फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद कस्टमरी लॉ, यानी जो कस्टम्स, जो कमांड होते हैं वो कस्टम बन जाते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तो ये दूसरा, तो ये डेवलप हो जाता है दूसरी स्टेज पे। फिर तीसरा, द नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम इज हैंडेड ओवर द प्रीस्ट ऑफ कम्युनिटी। तो जो नॉलेज होती है और इनको कमांड की जो प्रशासन होता है वो थमा दिया जाता है जो पुजारी होते हैं कम्युनिटी के, उनके हाथों में। कोडिफाइड लॉ, लेजिस्लेटर कोडिफाई सच लॉज। तो फिर लेजिस्लेचर कोडिफाई कर देती है इन लॉज को, यानी उनको एक सिस्टम में, सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज कर देती है। तो ये 4 स्टैटिक लॉ में डेवलपमेंट के स्टेज है। उसके आगे 3 मोर स्टेजेस डेवलपमेंट के होते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी में बनने के लिए। तो जब डेवलप हो जाती है लीगल फिक्शन, यानी कि चेंजेस इन लॉ अकॉर्डिंग टू चेंजेस नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड बट बेसिक इज़ नॉट अल्टर्ड। तो जब लॉ सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से चेंज होने लगता है, पर जो बेसिक होता है, बेसिस होता है, वो चेंज नहीं किया जाता है। इक्विटी मीन्स डिस्क्रिशन लॉज मेड आउट ऑफ जजेस डिसीजन एज पर देयर डिसीजन। तो लॉज जो हैं जब जज के डिसीजन के हिसाब से बनाए जाते हैं, जो उनकी समझदारी के साथ बनाए जाते हैं, तो वो चीज़ भी एक स्टेज हो जाती है प्रोग्रेसिव सोसाइटी में। लेजिस्लेशन, मोस्ट सिस्टमेटिक लॉ इज़ डेवलप। तो जब लेजिस्लेशन हो जाता है, यानी कि लोगों की इच्छा के हिसाब से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बनाने लगते हैं लॉ, तो वो सबसे लास्ट स्टेज होती है वो डेवलपमेंट की। तो ये स्टेज भी देख लीजिएगा आप लोग, ये आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर में बस आप ये जो 3 पैटर्न में जो 3 स्टेज रहे वो लिख दीजिएगा, जो कि थे सबसे पहले स्टेटस के बेसिस पे लॉ जो था वो डेवलप हुआ था, फैमिलीज टुगेदर आई थी, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरी बात, जब लोग जो थे वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी में फॉर्म हो गए थे, जब सोसाइटीज़ प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन गई तो लोग काम पे जाने लगे दूर दूर, इस वजह से लोग फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे थे। उसके बाद फिर से जब अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वापस से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और लोग वापस से स्टेटस के बेसिस पे, क्योंकि वो इंडिविजुअल उनकी पावर नहीं बचती है, तो ये सब लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ आंसर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।